घातक, जानलेवा, भयावह, हर तरीके से डर, हर तरीके से तोड़ने वाली, शरीर को, मन को, जेब को, और उसके बाद भी डर खत्म ही नहीं होता। आयुर्वेद की किताबों में इसका कोई उल्लेख नहीं। 97 से मैंने इनका आंकड़ा रखना शुरू किया। और आंकड़ा क्या है कि भाई मरीज का नाम, उसका पता, उसको बीमारी कब हुई, कहाँ पर डायग्नोज हुई। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मुझे पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोज करना नहीं आता। मेरे पास डायग्नोज करे हुए लोग आते हैं और इस देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। किसी एक वजह से बीमारी ना हो के हमारे शरीर की मूलभूत मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जो औषधि है पैनक्रेटाइटिस की, इसका अगर हम विज्ञान के साथ समन्वय कर पाए तो शायद देश के लिए नोबेल प्राइज भी आ पाएगा। नमस्कार, मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश। एक परंपरागत वैद्य के घर में पैदा हुआ, तो एक परंपरागत वैद्य। और दूसरी मेरी डिग्री भी है BMS आयुर्वेदाचार्य की, जो कि मैंने 5.5 साल की ली है और मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। उस परंपरा को जब अपनी दवा बना के लोग प्रैक्टिस करते थे, तो आयुर्वेद के एक ब्रांच है रसशास्त्र, उस पर आधारित दवाइयों को बना के इलाज करना मेरा शौक और मेरा पेशा दोनों है। आज की जो वीडियो है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक बीमारी है घातक, जानलेवा, भयावह, हर तरीके से डर, हर तरीके से तोड़ने वाली, शरीर को, मन को, जेब को, और उसके बाद भी डर खत्म ही नहीं होता। उसका नाम है पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियाज में होने वाला सूजन। मैंने अभी बताया कि मैं वैद्य हूँ, परंतु आयुर्वेद की किताबों में इसका कोई उल्लेख नहीं। तब हैरानी की बात है कि बात तो कर रहा हूँ पैनक्रेटाइटिस की, और ये भी बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद में नहीं है और मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। कैसे हुआ ये सब? तो चलिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वैद्य चंद्र प्रकाश जी मेरठ में थे। एक मध्यम वर्गीय, अपने हाथों से काम करना, अपने हाथों से खरल घोटना, और उनको नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत। तो 70 के दशक में उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने तांबा लिया, उन्होंने पारद लिया, जो उसके शोधन होते हैं वो किया, और उसके बाद उन्होंने गंधक मिलाया। आयुर्वेद के एक रस ग्रंथों में पारे को शिव जी बोला है, गंधक को पार्वती बोला है, और पार्वती और शिव जब आपस में समागम करते हैं तब अग्नि के ऊपर इनका समागम है, और तांबा उसके साथ एक योग में होता है। तो आपने देखा भी होगा, जहाँ पर भी शिवालय हैं वहाँ पर भारत के अगर शिवलिंग है तो तांबे का बना हुआ थाल भी है। तो उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। क्यों किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता, परंतु आयुर्वेद की किताबों में एक और चीज लिखी है कि पारद में गंधक को जितना अग्नि के ऊपर रोका जाएगा, आग पर गंधक भी उड़ जाती है, पारा भी उड़ जाता है। पर एक विचित्र, बड़ी ही विशिष्ट प्रक्रिया है आयुर्वेद की, जो पारे और गंधक को आग पर रोक देती है। तो उसमें लिखा है कि पारद के एक भाग में अगर 6 भाग गंधक रुक जाएगी तो वो अद्भुत कार्य करेगी। तो ये विचार करके पिताजी ने काम शुरू किया। साधन नहीं था, संसाधन भी नहीं था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और उसके बाद उन्होंने 8x8 की एक छोटी सी कोठरी में, जिसमें गाय भी होती थी, वो भी होते थे, उन्होंने फूकना शुरू किया। लकड़ी के पैसे नहीं, तो घर में गाय के गोबर के उपले से वो करते थे। उस पुरुष को, जो कि मेरे पिताजी थे, उनको ना तो धुआं लगता था, ना गर्मी लगती थी, और आर्थिक अभाव था भी और नहीं भी था, पर इतना पता था कि 0 वाट का बल्ब भी वो नहीं जलाते थे, जितना पैसा बचा सकते। वो दवा बनाते रहे, घोटते रहे, पर मस्ती में रहते थे, साफ कप रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। और वो दवा बनती गई, बनती गई, बनती गई, क्यों बन रही का पता नहीं। फिर आया 1972 का अक्टूबर का महीना। एक सरदार जी थे जिनको PGI चंडीगढ़ में पेट खोल के बंद कर दिया गया, 32 वर्षीय। डॉक्टरों ने बोला कि तुमको बहुत एडवांस टाइप का पैनक्रियाटिक कैंसर है, और पेट खोल के बंद कर दिया, बायोप्सी भी नहीं ली, कि तुम जाओ। सरदार क्या करते, फिरोजपुर कैंट के रहने वाले थे। उन्होंने जो प्रभु की इच्छा। पर जब वापस जाने लगे तो बोले, हम अकाल तख्त पे मत्था टेकते हुए जाते हैं, भाई को तो बचना नहीं है, तो चलो इसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत सिद्ध हुई। वो उसको लेके गुरु साहब पहुंचे, गुरु वरिंदर साहब।
और वहाँ पर जब पहुँचे तो किसी ने उस मरणासन आदमी को देख के बोला, क्या हुआ है? बोला, इन्हों कैंसर बताया है। कैंसर? तो बोले, ऐसा करो, मेरठ में एक वैद्य जी हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, तुम वहाँ लेके चले जाओ। अंधा क्या चाहे दो आँख। सरदारों को लगा कि गुरु साहब का फरमान आया, और उसी हालत में जब पेट रिस रहा था, वो उसे लेके मेरठ आ जाते। मैं 9th क्लास में था, और कौन था? पिताजी का तखत बॉय था। ऑफिस तो कहलाते नहीं थे, बाबूजी का तखत, तखत बॉय था। बाले भैया पैसा ला दो, बाले भैया पानी पिला दो, कुछ ला दो, जो भी है, हम उनकी सेवा में तत्पर रहते। तो सरदार को बाबूजी के तखत पे लाके लिटा दिया, जो यहाँ पर मौजूद है, और सरदार जी छटपट छटपट कर रहे हैं, आंखें धसी हुई हैं, कंकाली कंकाले, पेट फूला हुआ है। बोले, वैद्य जी इसको दवा दो। पीजीआई में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हमें आपका पता चला, आप दवा दो। पिताजी ने अंतिम सांसें देखी, अपनी हैसियत देखी, बोले, भाई मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। बोले, ऐसी तो मत्था टेक के आए हैं, दवा दो, मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। और आखिर में पिताजी ने उनके आग्रह के आगे डरते डरते वो पुड़िया, जो दवा उनकी तैयार होके आई थी, जो किसी को नहीं दी गई थी, वो उन्होंने उसके मुंह में डाल दी। क्या करते? मरता क्या ना करता। वो सरदार जी उठे तखत पे से 15 मिनट के अंदर, और कहते हैं, हुण मुझे सुकून है, मुझे आराम है, मुझे भूख लगी है। तो सरदारों ने नारा लगाया, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, क्योंकि तड़पन खत्म हुई थी। और पिताजी ने क्या सोचा कि दिया बुझने से पहले लौ टमटमा रही है। तो उन्होंने बोला, भागो। 7 दिन की पुड़िया दी, बोले जाओ। और सरदार जी ने बाहर निकलने के बाद में पता चला कि जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, छोले कुलचे खाए। ही वाज सो गुड। 7 दिन बाद उनका भाई आता है कि भाई को आराम है। तो कब लावा? पिताजी को अभी भी पता था उसको बचना नहीं है। तो बोले, लावा लूँगा कुछ नहीं, तू दवा ले जावा। वो दवा लेके चले गए, और इस तरह आना जाना लगा रहा। और मैं बड़े कौतूहल से देख रहा हूँ कि कैसे बच्चा बच रहा है, कैसे आदमी बच रहा है। फिर पता चला उसके पेट में मोरियाँ बन गई हैं, छेद हो गए, उससे पस निकलता है। तो पिताजी ने मेरे को बोला, नागफनी लेके आओ। हम नागफनी लेके आए, उन्होंने उसको बैगन के भुर्ते की तरह भुना, यहाँ लगवाया, नमक बंद था, अनार के रस पर, मट्ठे पर, ये सब देते थे उनको। और वो धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी, पंजाब से लोग आने लगे। और एक दिन 6 महीने के बाद सुबह ही सुबह एक सरदार फ्रंट एंड मेल से आता है, पिताजी का पैर छूता है, कहता है, जी मुझे पहचाना? बोले, कौन? मैंने कहा, मैं वही सरदार हूँ जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो पिताजी ने उसे देखा, बोले, हुण तुसी सरदार हो गए हो। करीब 38 किलो वजन उसका बढ़ा था। तो पिताजी ने उसको बोला, तुम ऐसा करो, ऊपर से तो सब ठीक है, एक बार पीजीआई चले जाओ, पीजीआई में जाके डॉक्टर को मिलो तो अंदर का देख पाएंगे। वो गया, अपनी फाइल लेके गया, और डॉक्टर ने बोला कि तू वो आदमी हो ही नहीं सकता जिसका हमने पेट खोला था, वो मर चुका है। उसके बाद पिताजी थोड़े प्रसिद्ध हुए, और मैं साइंस पढ़ रहा था। मैं न्यूटन की कहानी पढ़ रहा था कि पेड़ से फल गिरता है, पर उससे पहले भी गिरता था। मैं जेम्स वाट की कहानी भी पढ़ रहा था कि चाय की केतली पहले भी पकती थी, पर वो स्टीम को देख रहा था। तो इस तरह की कहानियों का असर, और इधर पिताजी के काम का असर, कि इतना वेल डायग्नोज केस कैसे हुआ। इसी उपो में हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, बीएससी हुआ। और जब मैं बीएमएस में प्रवेश किया, तो मेरे को रह रह के लगता था कि बाबूजी आपने वो जो बैच बनाया था, वो दवा तो बहुत अच्छा काम करती, बात की क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो साधन उनके पास नहीं थे। तो कभी कोई बैच बनता था, कभी कुछ बनता था, अपने आप ही दवा बनाने वाले थे, कोई हाथ भी नहीं था। तो इधर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने डॉक्टर से बोला कि उसे पैनक्रियास कैंसर था। तो डॉक्टर बोले, भाई उसे पैनक्रियास कैंसर नहीं, पैनक्रियाटाइटिस रहा होगा। तब शब्द पैनक्रियाटाइटिस पहली बार मैंने सुना। फिर पता चला कि ये भी इलाज। तो कोई बात नहीं, क्योंकि बायोप्सी नहीं है तो हो सकता ना हो पैनक्रियास। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। भाई बहन है, और हो तो हो। तो खैर, ये दवा वहाँ से इत्तेफाकन आई, जिसके लिए किसी किताब में उल्लेख नहीं, कहीं भी उल्लेख नहीं। यहाँ से मेरा पैनक्रियाटाइटिस से संपर्क हुआ। तो कुछ पिताजी के समय, फिर असामयिक उनकी मृत्यु हुई। फिर मैंने अपनी दवाइयाँ अपने हाथों से बनाई, क्योंकि मैं उनके ज़माने में
केवल दवाई बनाता था। मुझे मजदूरी करने में बहुत मजा आता था। खरल घुटवा लो, मामदस्ता चलवा लो, पढ़ाई मत कराओ बस। तो वो दवा बना के जब मैंने देखा कि लोग ठीक हो रहे हैं, 1985 से मेरे पास ठीक होने शुरू हुए। फिर थोड़ी सी मेरी विदेशों में प्रसिद्धि हुई, कुछ ऐसी बीमारी जिनको दुनिया में लाइलाज कहते हैं, और सबसे अनूठा केस था जिसको ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हुआ था। वो लास्ट रिसोर्ट होता है। वो बच्चा भी मेरे हाथों से ठीक हुआ, पर वो चांदी से बनी हुई दवा थी। ये सब दवा वो थी जो मैं अपने हाथों से घोट के बनाता था। तो थोड़ी विदेशों में प्रसिद्धि हुई, विदेशों से डॉक्टर आए, विदेशों से संपर्क हुआ। फिर मैंने देखा कि विदेशी लोग एक काम बहुत बखूबी से करते हैं, वो हर चीज को लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, 10-10 मरीजों का, 15 का। तो थोड़ा सा कीड़ा मेरे दिमाग में कूदा, तो उधर मैं करने लगा। और मैं देख रहा था कि पैनक्रियाटाइटिस के लगातार जितने भी मरीज आ रहे हैं सभी ठीक हो रहे हैं। तो 97 से मैंने इनका आंकड़ा रखना शुरू किया। और आंकड़ा क्या है कि भाई मरीज का नाम, उसका पता, उसको बीमारी कब हुई, कहाँ पर डायग्नोज हुई। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मुझे पैनक्रियाटाइटिस का डायग्नोज करना नहीं आता। मेरे पास डायग्नोज करे हुए लोग आते हैं और इस देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने 1997 से उनका डेटा शुरू किया। और करीब 17 साल के बाद जब हमें 48 केस हो गए, तब हमने इनका एक सम्मेलन बुलाया कि भाई ये लोग ठीक हो रहे हैं, लगातार ठीक है, तो इसका मतलब हवाबाजी नहीं, कुछ है। क्योंकि मेरे को एक चीज है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान किताब नहीं है, ज्ञान सफेद दाढ़ी नहीं, ज्ञान डिग्री नहीं है, ज्ञान किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं, ज्ञान है प्रमाण। कि आपके पास प्रमाण होना चाहिए। एविडेंस इज नॉलेज एंड नॉलेज इज एविडेंस, ये हमारा मूल मंत्र बना। तो वो जो हमारे 48 मरीजों का डेटा था, उसको जब हमने वैज्ञानिकों के बीच में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक प्रमाणों के साथ पेश किया, उसकी फिर खबर हुई। और आज करीब 1997 से 2024, 27 साल में हम 2000 प्लस पैनक्रियाटाइटिस के मरीजों का इलाज देश के कोने कोने से कर चुके हैं। कुछ विदेशी लोग भी हैं, जिसमें अमेरिका से भी हैं, जापान से भी हैं। और हम बड़ी बखूबी से जानते हैं कि ये जो दवा एक इत्तेफाक के तौर से मेरे पिताजी के हाथों से बनी, जो उनके गुरुजी ने अमर नाम दिया। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। उनके गुरुजी थे, तो कभी कभी घर में आते थे, सन्यासी थे। तो आए, भाई चंद्र प्रकाश क्या कर रहे हो? पर लीला तो उन्हीं की थी। तो महाराज जी, मैं ये तांबे में पारा और गंधक का योजन करके दवा बना रहा हूँ। अरे भाई, तांबा तो बहुत बड़ा जहर है, पर तांबे के जहर को तो पारा खा जाएगा, और पारा खुद जहर है, पारे के जहर को गंधक खा जाएगी। और जब ये तीनों एक दूसरे को समाजनिष्ठ हो जाएंगे तो अमर बन जाएगी, तो चमत्कार करेगी। तो ये अमर नाम एक सन्यासी की वाणी से निकला, जिसको अभी हाल में भारत सरकार ने पेटेंट दिया है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। और मुझे फक्र है कि हमारे देश का ये पहला पेटेंट है और दुनिया का ये दूसरा पेटेंट है। पेटेंट एक होता है कि आपने जो काम किया, एक प्रमाणिकता नहीं है, पर एक उसकी एक्सेप्टेंस की कड़ी है। तो ये कहानी हुई। और पैनक्रियाटाइटिस आज की बीमारी है। पैनक्रियाटाइटिस आज एक अजनबी बीमारी नहीं है, परंतु ये बीमारी दुनिया में बहुत बाद में आई है। पहला किस्सा 16th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है। हिंदुस्तान में पहला केस 1937 में मिलता है। और फिर 1994 में एक रिसर्च पेपर छपा, जिसमें किसी विदेशी ने ही हमारे देश के साइंटिस्टों के साथ काम करके बताया कि भारत के दक्षिणवर्ती राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है, साउदर्न स्टेट। और इस पेपर को हजारों लोगों ने साइट किया। तो दुनिया में जाना जाता है कि साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट इंसिडेंसेस ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। हमने भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर काम शुरू किया। पर क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तब हमने 100 पर देखा, फिर 250 पे देखा, फिर 555 पे देखा, 1100 पे देखा, 2000 प्लस पे देखा। सबसे ज़्यादा मरीज यूपी के हैं, जिनका कि नक्शे में नाम ही नहीं।
तो किसी ने कहा कि आप वैद्य यूपी में पैदा हुए हैं, इसलिए आपके पास यूपी के मरीज आते हैं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी दीगर है, पर ये दूसरा नंबर महाराष्ट्र का क्यों आ रहा है हर आंकड़े में? तो एक सज्जन बोले कि साहब आपकी जो खाल का रंग है ना, महाराष्ट्रियन रंग है, इसलिए वो आपको पसंद करते हैं। तो मैंने कहा तीसरा दिल्ली और गुजरात क्यों है? तो गूगल मैप को अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया हैज डबल ऑफ द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ये बीमारी बढ़ रही है, युवाओं में हो रही है। और एक आंकड़ा जो हमारे पास है, जो हम बर्डन लेते हैं इसका, कि फिजिकल बर्डन है, फैमिली बर्डन है, एक फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल बर्डन के साथ, तो हमने देखा कि आने वाले जो मरीज हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट करीब 8 लाख रुपया खर्चा करके आते हैं। और इसकी जो दवा एक पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, इसकी सेल देखते देखते 5,000 करोड़ से 11,000 करोड़ की हो गई। पर सरकार की एजेंसियां उदासीन हैं। हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों को ये बीमारी हो रही है, कितने लोग इससे मर रहे हैं। अमेरिका का डेटा हम दिखाते हैं, तो हमारे पास जो अपना डेटा है वो थोड़ा सा विचित्र है। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि शराब पीने वालों को होती है, पर 75% लोग वो हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, और 20% वो हैं जिन्होंने कभी खरीद के शराब नहीं पी, कभी कभी वाले 5% है जिन्होंने ढंग से पी। तो पर किताबों में शराब का ही नाम लिखा है। फिर इसी तरह तंबाकू भी बदनाम है, पर 85% लोग हैं जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर युवाओं की बीमारी है। और जेनेटिक पे भी इसका नाम बहुत है, पर 5% है जो जेनेटिक वाले हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन है, रात को देर तक जगने वाले। अब नींद के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। लिखा गया है कि जो लोग रात को देर तक जगते हैं, उनके लिवर और पैनक्रियाज के अंदर जो कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, वो इफेक्टिवली प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। मेलाटोनिन नाम का एक है उसमें। तो इसीलिए आयुर्वेद की किताबों में रात्रि जागरण को निषेध कहा गया है। रात्रि जागरण से होने वाले रोगों का जिक्र किया गया है। तो एक नई चीज हमको मिलती है जो आज के परिवेश में हम बोल सकते हैं, पूर्व आयुर्वेद की किताबों में लिखा है। दूसरा, अनशन, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग। अध्यशन, एक खाने के बाद दूसरे खाने के बीच में 2 घंटे का गैप ना होना। और तीसरा, अतिशन, ठूस के खाना। हम यही तो करते हैं, या तो लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, या अध्यशन, अभी खाया एक बिस्किट फिर दूसरा खाया, या अतिशन, खूब सारा खा ले। तो ये कुछ 2 चीजें हमको मिली हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो कुछ साइंटिस्टों ने, देश के साइंटिस्टों ने ढूंढी है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, वो भी बहुत हद तक सही है। क्योंकि हमारे देश में नाश्ता नहीं करने का रिवाज आज की युवा पीढ़ी में होता जा रहा है। सोएंगे तो 8 घंटे ही, पर 3 बजे सोएंगे, 11 बजे उठेंगे, सूरज देखते ही नहीं है, तो सब में विटामिन डी की कमी है। तो किसी एक वजह से बीमारी ना होके हमारे शरीर की मूलभूत मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और आज हम दुनिया में नंबर 1 है। पिताजी ने दवा 1970 में बनाई, 72 में प्रयोग की, मरीज ठीक हुए। वो बैच मौजूद था 7-8 लोग, और ठीक हुए, क्योंकि थोड़े साधन थे, थोड़ी बनाते थे। उसके बाद उन्होंने जब उस दवा को बनाना शुरू किया, तो उनके रॉ मटेरियल में कहीं पर कोई चूक हुई शायद। वो दवा बनी है, फिर दोबारा कोशिश की, तीसरी कोशिश की, चौथी कोशिश की, और वो निराश होकर उन्होंने दवा बनानी बंद कर दी। ये चलता रहा। और 78 में, 1978 में बीएससी के बाद जब मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया, तो मेरी भी ज़्यादा रुचि इस तरफ नहीं थी। मैं बाकी सामान्य दवाई बनाने लगा। पर 1980 में बाबूजी को एक छोटा सा पैरालिसिस का अटैक हुआ। गुरुजी उनके परलोकवासी हो चुके थे। पिताजी उद्विग्न थे, डिप्रेस थे कि भाई मैं तो अपाहिज हो गया, मुझे को तो ऐसा करना था। तो ऐसे ही मैंने कहा, बाबूजी आपने वो जो 70 की दवा बनाई थी, वो दोबारा क्यों नहीं बनी? बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्या मैं आपकी डायरी देख सकता? तो मैंने डायरी देखी,
तब उसने लिखा, आज मैं खारी बावली गया, मुझे बहुत अच्छा तांबे का छुरा मिला, मैं लेके आया, तो देखा तांबे का छुरा चल रहा है। और 73 में उन्होंने लिखा कि आज बलजीत दूध वाला आया, उसको अपने खेत में एक हंडिया मिली जिसमें कुछ सिक्के मिले हैं, ये सिक्के लगते हैं कि उत्तम कोटि का ताम्र है, मैं इसी से ये दवा बनाऊंगा। तो वो तांबे के सिक्के मेरे दिमाग ने खटका खाया कि तांबे के सिक्के में कहीं लोच तो नहीं है। तो किताबों में लिखा है कि तांबे को तपा के हथौड़ी मारो तो फैल जाएगा, वो अभी गर्म भी नहीं हुए तो हथौड़ी मारी टूट गया। मैं, बाबूजी ये तो टूट गया, तो तांबा ही नहीं। अरे बाप रे, चलो तांबा लाओ। तो मैंने बनाना शुरू किया और उसकी पहली जो असर आया, 80 से हमने बनाना शुरू किया और 83 होते होते हमको पता चला कि हम पे नुस्खा आ गया। 84 में पिताजी गुजर गए। अब मैं अपनी दवा बना के काम कर रहा हूँ, मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ। 1988 में मेरी बहुत सारी विदेश यात्रा में प्रसिद्ध हो गया था और प्रसिद्धि का आलम यह था कि मेरी पहली विजिट उस देश से शुरू हुई जो सबसे बदनाम है, पाकिस्तान। मंत्री की ताकत क्या होती है वो भी मुझे उसी समय पता चली कि 15 मिनट में 15 दिन की वैलिडिटी का पासपोर्ट केवल पाकिस्तान के लिए वो मेरा बना। ऐसा दुर्लभ है। 5 बार पाकिस्तान गया, 5 बार लंदन गया, 1 बार सऊदी अरब गया, 1 बार स्विट्जरलैंड गया। खालिस्तान मूवमेंट जोरों पे था। तो क्या सरकार ने सोचा कि अरे तो पाकिस्तान और लंदन के बीच का नेक्सस है, सऊदी अरब से पैसा मिला, स्विट्जरलैंड ने जमा कर दिया। आईबी ने 8 घंटे करीब मेरी इंटरोगेशन की, पर मैंने कहा भाई साहब ये एक वाकया है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर खत्म हुआ। पर इस दौरान जो सबसे बड़ा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मेरी दवाई पे से पकड़ अटक गई। रॉ मटेरियल वही था, टाइम भी वही था, पर जब मेरे वर्कर्स इस दवा को बना रहे थे तो जो नए बैच बन के आने शुरू हुए वो जहर हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा यार तो बड़ा मुश्किल काम है कि मैं अपने हाथों से कितने लोगों की दवा बनाऊंगा। फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी डिवाइन थे, पिताजी कर्मयोगी थे, मैं तो कलयुग का काला वैद्य हूँ। मैं तो हाथों का काम है, मैं कोई ऐसा डिवाइन वाला तो काम है ही नहीं मेरे पास। मैं जरूर इसमें कुछ लोचा है। क्या लोचा है? एक दवा को मैं घोट रहा हूँ, एक दवा को वो घोट रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जब मैं घोटता हूँ तो आवाज़ कुछ और होती है, वो घोटते हैं तो आवाज़ ही नहीं आती है। कुछ फिजिक्स है। तो मेरे जेहन में एक इक्विपमेंट आया कि क्यों ना जो मैं घोटता हूँ उसकी एक स्लाइड बनाऊँ, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखूँ, फिर उसके ऊपर कैमरा हो, कैमरा कंप्यूटर के साथ हो, क्योंकि कंप्यूटर आ गए थे 88 में और मुझे टेक्नोलॉजी हमेशा से अट्रैक्ट करती रही है। और जब सोचा तो वो मुझे पता चला कि कैम्ब्रिज में लाइका नाम की कंपनी के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है। तो हमने जब उसे लगाया, मैं कैम्ब्रिज पहुंच गया तो देखा कि जो हम घोट रहे हैं उसके अंदर जो हम जानकारी चाहते हैं वो हमको मिल रही है। और मैं उस इक्विपमेंट को आखिरकार भारत में ले आया और असर जो इफेक्ट था, डिफरेंस था, वो विजिबल था, क्योंकि मैं जो मर्दन अपने हाथों से कर रहा था उसका पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन आ रहा था और मेरे वर्कर्स का 11,000 आ रहा था। तो जब दवा ढंग से मर्दन ही नहीं हुई, वो फूकेगी कैसे? तो मैं इसको इस तरह बोलता हूँ कि गेहूं का बीज वही, ट्रैक्टर भी वही, खेत भी वही, ट्यूबवेल भी वही, खाद भी वही, काटने वाले भी वही, चक्की भी वही, आटा भी वही, परात भी वही, चकला बेलन भी वही, चूल्हा भी वही, पर बनाने वाली बदल गई और रोटी जल गई। हमारी जो ट्रेडिशनल बनाने का तरीका था, तब मैंने उस इक्विपमेंट को लगाया और अब हमने कहा कि वर्कर 8 घंटे की जगह 20 घंटे घोटे, चाहे मशीन घोटे, हमारा पार्टिकल साइज वहाँ होना चाहिए। इसी तरह लकड़ी का, कि आयुर्वेद में लिखा है कि कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। क्यों लिखा है ऐसा? जरूर कोई रीज़न होगा इसके पीछे। तो हमने देखा कि बबूल की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी या आड़ू की लकड़ी, वो 400 डिग्री का टेम्परेचर देती, हीट सेंसर लगाया और इस तरह हमने अपने प्रोसेस को कंट्रोल किया। रॉ मटेरियल तो करना बहुत आसान था। तो उसके बाद आज हमारी दवा आती है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ
इन दवाइयों में सीक्वेंशियल क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखा, तो पता चला कि तांबा भी जहर है, पारा भी जहर है और गंधक भी जहरी है। पर ये जो 3 साल की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी फ्री मेटल रहता ही नहीं। फ्री मेटल एक मिनरल कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। आम आदमी के लिए नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम को अलग कर दो, आग लगा देगा। पानी में फेंका, आग लग जाएगी। क्लोरीन आएंगे तो मर जाएंगे, पर वही सोडियम क्लोराइड मरते हुए मरीज को जिंदा कर देगा। तो किस वैलेंसी पे चीज़ें मिलती हैं? तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का स्वर्णिम काल की विद्या है, इसके बारे में लोग बोलते तो है, पर ये मृतप्राय साइंस है, कोई नहीं करता इसको। पर ये विलक्षण है, ये कैसे टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक के साथ अमृत में बदल देती है, ये इसका अमर का उदाहरण है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी से हमको पता चला कि इसमें फ्री मेटल नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था। टॉक्सिसिटी नहीं है, इसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट के साथ इसके ऊपर जो मानक हैं एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की, वो देखा कि वो ठीक करती है। और तीसरा, वाद और विवाद तो चलते रहते हैं। एक डॉक्टर बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दवा से ब्रेन की नर्व्स पैरालाइज हो जाती हैं, उसको दर्द होता ही नहीं। जो आप कह रहे हो कि पेनकिटाइटिस ठीक हो गया, मैंने आपकी बात में दम है। तब चूहों के अंदर पेनकिटाइटिस पैदा की गई और उनको साइंटिस्टों के ग्रुप ने एक नहीं 2 बार स्टडी की। तब पता चला कि इस कंपाउंड में, जो कि तांबा पारा गंधक से बना है, इसके अंदर पेनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। और ये दुनिया का शायद पहला कंपाउंड है, क्योंकि इसको प्रेडनिसोलोन के कंपैरिजन में टेस्ट किया गया था। तो प्रेडनिसोलोन वाले ग्रुप के सारे चूहे मर गए, इसके सारे ठीक हुए। तो अब हम बहुत ही मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास जो तांबा पारा गंधक की दवा आयुर्वेद के रस शास्त्र के गंधक जारण के सिद्धांत पे बनाई गई है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। पेनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं और सिग्निफिकेंटली पेनक्रेटाइटिस के अटैक को कम करती है, क्योंकि 93% रिडक्शन इन इमरजेंसी अटैक कोई कम चीज़ नहीं है और 95% हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके साथ हमारे इरादे बुलंद हैं, परंतु काम बहुत बड़ा बाकी है। ये दवा मुंह में जाने के बाद कैसे पेट में जाती है, कैसे ये काम करती है, इसके पीछे एक विज्ञान है। मेरी कोशिश है, क्योंकि 18 साल का वो लड़का आज 66 साल का एक वृद्ध में बदल गया। जोश तो बरकरार है, पर शरीर थोड़ा सा थक सा गया और कभी कभी जोश भी डूब जाता है। परंतु मैं समझता हूँ कि अनुभव जो मेरे पास है और थोड़े संसाधन जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों का साथ भी जुड़ रहा है, तो हम इस जो औषधि है पेनक्रेटाइटिस की, इसका अगर हम विज्ञान के साथ समन्वय कर पाए तो शायद देश के लिए नोबेल प्राइज़ भी आ पाएगा। ये मेरे जीवन की अंतिम पड़ाव की अंतिम इच्छा है।